Any doubt from biomolecule last lecture up to last lecture? ओके, टेबल कल एक बनाने को बोला था, बनाया नहीं आप लोगों ने? Ma'am, yesterday's last chart, does D and L glucose have same ring structure? नहीं बेटा, OH की पोजीशन अलग अलग आएगी. Yeah, you can either join later or go for the recorded lecture. Don't waste your time. If you have network issue, I will also prefer for the recorded lecture. Nucleotide ring diagram. Okay. न्यूक्लियोटाइड रिंग डायग्राम. न्यूक्लियोटाइड की तो पहले रिंग नहीं होगी बेटा. न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर रिंग आएगी. ओके, आई थिंक आप इस डायग्राम को कह रहे हो. ये डायग्राम हाउ विल इट लुक? विच बेटा? डी एंड एल ग्लूकोज में डिफरेंस. जस्ट वेट, एक मिनट बेटा. कृतिका, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर? Okay, listen carefully. It is a single nucleotide. A single nucleotide. न्यूक्लियोटाइड जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ P प्लस S प्लस NB. दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू P प्लस S प्लस NB. इतनी बात क्लियर है? अब आपको फोकस करना है शुगर पे. शुगर पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि शुगर वो स्ट्रक्चर है जो P और NB के बीच में है. इट मीन्स कि दोनों को कनेक्ट करती है. तो शुगर का पहले आपको बैकग्राउंड में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. देखो बेटा, हम छोटे तो मैं इस तरीके से भी पढ़ा सकते थे कि ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, सब आपस में बाइंड कर जाते हैं और बात खत्म हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. बट व्हाट आई डिड, आई टोल्ड यू द पोजिशन ऑफ बॉन्डिंग. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू व्हाई दिस पोजिशन इज प्रेफरेबल. Because it is having an hydroxyl group in upper plane, it is having an hydroxyl group in lower plane, and it is having an hydroxyl group at C5. Okay, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां जहां होगा वहां वहां बॉन्डिंग हो सकती है. तो नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ा शुगर के C1 पे. ओके, अब C1 ये तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज है, क्योंकि C2 पे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीऑक्सीराइबोज. ओके, बिकॉज दिस इज C2 और यहाँ पे O नहीं दिख रहा है आपको. कहानी खत्म है इसकी. ये आपके लिए रिएक्टिव ग्रुप नहीं है, ये यहाँ पे प्रेफरेबल साइट नहीं है. ओके, रिमेनिंग OH ग्रुप यहाँ है. एक तो CH2OH आप ऐसे देखते थे शुगर में रिंग के बाहर, और दूसरा है आपका यहाँ. तो दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5. तो C5 पे जो OH ग्रुप है दैट इज फेवरेट पोजीशन है. ये फॉस्फेट पहला बॉन्डिंग इसके साथ बनाना चाहता है. तो अगर फ्री है
ठीक है, कभी भी आपको एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो आप C3 के पास यहाँ पे फॉस्फेट मत दिखाना, दैट इज नॉट फेवरेबल, ये बैकबोन में आएगा। ठीक है, जब S ऊपर भी P1 नीचे भी P1, दो फॉस्फेट से S सुगर बाइंड किया होगा, उस टाइम उसका थर्ड थर्ड कार्बन नीचे के साइड एंड फिफ्थ कार्बन ऊपर के साइड फॉस्फेट से बाइंड किया होगा। ये फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर है। ये आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर का दिया हुआ है। अभी क्लियर है? अब नेक्स्ट फॉस्फेट नीचे आएगा तो वो कहाँ जुड़ेगा, वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे O के साथ बाइंडिंग बनी है वैसे यहाँ से बाइंडिंग बन जाएगी। आपने ये चेन में देखा था, ये वाला देखो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर देखो, तो जब भी चेन में नीचे के साइड जुड़ता रहेगा तो हमेशा थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे तो वो अपर साइड में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस फॉस्फेट के पास फिर दो ऑप्शन है। ये जो तुम्हारा सेकंड फॉस्फेट आया उसके पास भी दो ऑप्शन है। उसके नीचे वाला ऑक्सीजन फिर से फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ेगा, समझे? तो एक फॉस्फेट भी दो सुगर के साथ, एक सुगर दो फॉस्फेट के साथ। तो सुगर के लिए फॉस्फेट कौन सा है, P1 P2। ठीक है, और इसको कर लेते हैं अपन, चलो यहां से करते हैं P1 P2 P3। तो P1 से स्टार्ट हो गई बॉन्डिंग, हमेशा 5' एंड इसीलिए बोलते हैं डीएनए में। आएंगे अपन मैक्रोमोलिक्यूल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन पूछता है। ठीक है, तो आपको अभी बेसिक्स में ही आप समझ लो कि 5' एंड क्यों बोलते हैं। तो हम P से स्टार्ट करते हैं, P1 S1 S2 S3। तो यू विल सी हियर कि S1 जो है वो P1 और P2 से जुड़ा हुआ है, S1 P1 एंड P2 से जुड़ा हुआ है, और P1 फ्री है, तो ये हो गया आपका 5' एंड। नाउ कम टू P2। P2 किससे जुड़ा हुआ है, S1 और S2 से जुड़ा हुआ है। यही मैंने आपको सीढ़ी में बताया था, ये सीढ़ी बन रही है, ये लैडर है। तो ये आपका बीच में जो है दैट इज नाइट्रोजनस बेस, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल होता है। इसका अगर 5' इधर है तो इसका 3' इधर होगा, इसका 3' इधर है तो 5' इधर होगा। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बस उसकी डिटेल नहीं पता थी। पढ़ा है कि नहीं, डीएनए इज एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। पढ़ा है ये सब? ओके, नाउ क्लियर? इज इट क्लियर? रिप्लाई फास्ट। यस, ओके। तो कोई डाउट नहीं रखना है। फॉस्फेट को देखो, वो S1 S2 से जुड़ रहा है, एंड देन फॉस्फेट आएगा S2 के पास, P3 आ जाएगा, और P3 जुड़ेगा S2 और S3 से। तो आप देखोगे दो फॉस्फेट एक ही सुगर से ऊपर नीचे जुड़ेंगे, या एक सुगर दो फॉस्फेट से ऊपर नीचे जुड़ेगा। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ जाए। कभी भी फॉस्फेट फॉस्फेट से लिंक नहीं होगा, सुगर सुगर से लिंक नहीं होगा। फॉस्फेट सुगर की बैकबोन बोलते हैं इसको। एंड व्हेन, देखो एक क्वेश्चन आता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, इफ वो न्यूक्लियोटाइड क्वेश्चन पूछेगा, सुनना अभी ध्यान से, ध्यान आ रहा है मेरे को तो मैं बता देती हूँ तुम्हें। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन आंसर विल बी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि इट इज मेंशन वन न्यूक्लियोटाइड। डायस्टर कब होगा, ये बॉन्ड कौन सी है, ये वन न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व है, दिस इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके, जब सुगर फॉस्फेट चेन पूछेगा एंड इंटरमीडिएट फॉस्फेट के बारे में पूछेगा, मतलब टर्मिनल एंड पे फॉस्फोट फॉस्फेट जुड़ा हुआ है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, एंड इन बिटवीन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन इट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे, एक यहाँ एक यहाँ, डाई, टू। ओके, टू न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड
joined by phosphodiester bond. समझ में आया क्या पॉइंट बताया अभी मैंने? phosphodiester. Okay. Now some special nucleotide. सोनी मैं तुम्हें लास्ट में फिगर एक दिखाती हूँ ग्लूकोज का एल और डी फॉर्म का साइक्लिक स्ट्रक्चर में. ओके. नाउ सम स्पेशल न्यूक्लियोटाइड मींस आपको कुछ आरएनए और डीएनए के बियॉन्ड भी देखना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है, कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा है. डिस्कवर्ड बाय साइक्लिक, फर्स्ट है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ये आपको सेल साइकिल में भी आएगा, दैट्स वाई आप अभी नोट डाउन कर लेना, मैं वहां पे आपसे पूछूंगी. साइक्लिक AMP ऐसे डिनोट करते हैं इसमें, CAMP, cyclic AMP. This is very important molecule, signaling molecule of our cell. Okay, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है. दिस इज लाइक अ गार्ड. ठीक है, वो वहां चेक पॉइंट पे खड़ा है देखने के लिए कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली और नॉट. इट इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. बात करेंगे फिर इसके बारे में डिटेल में. डिस्कवर्ड बाय EMS सदरलैंड इन 1956. ही गॉट नोबेल प्राइज. देखो बेटा, मैंने पहले भी बोला है, एक तो NCERT सबसे प्रायोरिटी पे साइंटिस्ट, दूसरे जहां जहां पे भी मैंने आपको नोबेल प्राइज मेंशन कर दिया ना, आप ये समझो बेटा उन लोगों ने तो नोबेल प्राइज पाया ना, मतलब उनकी डिस्कवरी बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कवरी है, बहुत ही माइलस्टोन वाली डिस्कवरी रही होगी. ओके, तो CAMP इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. तो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, अब यहाँ पे ये आना चाहिए दिमाग में. प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपके हॉर्मोन्स होते हैं. यू नो हार्मोन, हार्मोन सुना है ना सबने? तो हार्मोन्स आर द प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ. आपके घर में कोई कोरियर आया और वो पापा से रिलेटेड है, पापा को देना है, ठीक है, या कोरियर बॉय, हाँ चलो कोरियर आया, तो कोरियर बॉय से आपने डोर ओपन किया और आपने लिया, देन कोरियर बॉय इज हार्मोन एंड जो आपने रिसीव किया यू आर CAMP, और आप किसके पास गए? पापा के पास गए लेके कि ये आपके लिए कोई कोरियर आया. ओके, एक तो मैकेनिज्म ये हो जाती है. एक मैकेनिज्म ये होती है कि जब प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इतना स्ट्रांग हो कि वो डायरेक्ट पापा तक पहुंच जाए. ठीक है, मतलब चलो चाचा जी आ गए, चलो मामा जी आ गए, कोई ऐसा आया दरवाजे पे जिसका डायरेक्ट रीच है पापा तक. समझ रहे हो? तो उसमें सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये सिग्नल दे रहे हैं. एक बार और बात हुई थी अपने इस पर. इज इट क्लियर? इट इज फॉर्म्ड बाय ATP, मतलब ATP से डिराइव्ड होगा. The enzyme adenylate cyclase, this is a complex enzyme beta, is involved in its formation. ये आपको कई जगह ये एंजाइम भी आता रहेगा, that's why आप CAMP, adenylate cyclase, इन सब नामों को अब याद रखोगे अपनी लाइफ में. This enzyme is present on the inner side of the cell membrane. Which enzyme? एडनाइलेट साइक्लेज. इनर साइड पे क्यों है? मैंने अभी बताया ना, आपने दरवाजा ओपन किया तो यू आर CAMP. कहाँ हो आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दरवाजे के अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो? टेल मी. व्हेन यू ओपन द डोर यू आर इनसाइड द डोर और आउटसाइड? इनसाइड. ओके, दैट्स व्हाई ये एंजाइम जो CMP के फॉर्मेशन में या जो CMP के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ध्यान रखना. ठीक है, द CMP इज नोन एज सेकेंड मैसेंजर ऑफ सेल. सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. द CGMP गोनासाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, अपोजेस द फंक्शन ऑफ CAMP. ध्यान रखो, ये भी रिवर्स फंक्शन करेगा. द CMP इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनल एक्शन. अभी जस्ट मैंने एग्जांपल से बताया कि कोरियर बॉय आया, आपने कोरियर लिया और पापा को डिलीवर किया, तो हार्मोन ब्लड में मूव करके आए, सेल तक पहुंचे, सेल के
रिसेप्टर्स होंगे जो आउटर सरफेस पे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स, उनसे उसने बाइंडिंग किया, हार्मोन ने आपकी बेल बजाई। बेल बजाना इज द लाइक अ बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, ओके। एंड उससे इनर साइड में आप एक्टिवेट हुए, आप डोर ओपन किए, तो यू आर साइक्लिक एएमपी, ओके। तो हार्मोन जो सिग्नल लेके आया था, उस सिग्नल को आपने रिसीव किया, प्रोसेस किया, केमिकल चेंजेस हुए, यू गॉट द सिग्नल एंड यू ट्रांसफर द सिग्नल टू genetic material nucleus to perform the actions regarding to hormonal action, okay, in response to hormonal action. That's why CMP is very important for hormonal action. Which hormones act on the plasma membrane? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है, जो वहीं पे अपने सिग्नल्स को डिलीवर करके चले जा रहे हैं, सेल के अंदर नहीं आए। तो सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ था, प्राइमरी मैसेंजर आ गया। हॉर्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर ऑफ सेल। कैल्शियम आयंस आल्सो कंसीडर्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ द सेल। दिस इज इम्पोर्टेंट। आप पैराथॉर्मोन और पढ़ाएंगे हम आपको कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, तब आपको ये मैकेनिज्म क्लियर होगा कि हाउ कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेकेंडरी मैसेंजरिंग, ओके। कैल्शियम आयन, इट इज अ एलिमेंट, okay, and that behave like a secondary messenger. इसलिए बॉडी को कैल्शियम की लेवल की नीड होती है। अगर आप कैल्शियम की सप्लाई अच्छे से नहीं लेते हो ना, तो बॉडी विल यूज आपके बॉडी में जो बोन्स है ना, दैट इज द लाइक स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ओके, गोदान है। वो बॉडी आपको बताएगी नहीं कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है, वो सिंपली बोन्स से कैल्शियम लेने लगती है। दैट्स वाई एक एज के बाद क्या होता है, बोन्स वीक होने लगती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो कैल्शियम हमें काफी इंपॉर्टेंट है आयनिक बैलेंस में भी। देन हायर न्यूक्लियोटाइड, these are those nucleotide which are having more than one phosphate group, ओके, एक से ज्यादा, मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। इस तरीके से जब आप यूज करते हैं तो मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप्स आर द हायर न्यूक्लियोटाइड। ऑल फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड्स आर राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऑल फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं, तो आपको एटीपी तो सबको पता है, एडीपी सबको पता है, ओके, दैट इज फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड। आप उस देखते हो कि एटीपी एनर्जी करेंसी है, जहां एनर्जी की नीड होगी वो वहां साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करके साइटोस्केलेटन के थ्रू मूव करके वो वहां पे पहुंच रहा है। एदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना हो, या दुनिया भर के पाथवे चल रहे हैं आपके साइटोप्लाज्म में, या आप डीएनए रेप्लिकेशन की बात करो, ट्रांसक्रिप्शन की बात करो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस चल रहा है। वेदर whatever the location, if energy is needed, ATP is always free, okay, वहां पे डिलीवर होता रहेगा as per requirement inside the cell. All free higher nucleotides are ribonucleotide, never be deoxyribonucleotides. क्लियर है, ओके। एग्जांपल है ATP, D, देखो जहां जहां T लिखा है, D लिखा है, दैट इज ट्राई। एक एक का एग्जांपल अब हम फुल नहीं बताएंगे आपको, नेमिंग नहीं लिखा रहे हम यहाँ पे। T for try, D for die, A for adenine, एडनोसाइन होगा ये, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड से बन रहा है। एडनोसाइन, गुआनोसाइन, सेम वे में साइटिडीन एंड यूरिडीन, इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसाइन डाइफॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट। इज इट क्लियर? AGUC ये सभी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ओके। नाउ एक जिसको आपको डिटेल में देखना है, दैट इज ATP, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डिस्कवर्ड बाय जर्मन। आप ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो, ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो, इट मीन्स कि फॉस्फोराइलेटेड
न्यूक्लियोसाइड, तो एडेनोसाइन लिखोगे आप, एडेनिन नहीं लिखोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कल पढ़ाया है ना। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोराइलेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो एडेनोसाइन लिखोगे या एडेनिन लिखोगे, यूरिडीन लिखोगे या यूरेसिल लिखोगे? ठीक है ना? हाँ करेक्ट, एडेनोसाइन लिखो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। तो डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट के लोहमान, लिपमान, लिपमान इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बायोकेमिस्ट्री के, फादर ऑफ एटीपी साइकिल। एटीपी इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी सिंथेसिस होता है, वही एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, एटीपी इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, पता है हमें, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, अगर उसको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का फॉर्म क्या है, एटीपी। इट्स केमिकल फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, जस्ट आपके नोट्स में होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। C10H16N5O13P3, CHNOP, पहले ये सीक्वेंस याद होगा आपको, उसके बाद आप नंबर्स को याद करो सीक्वेंस में, 10 16 5 13 3, 10 16 5 13 3। ओके, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे हम आपको जो दिखाने वाले वो उसका केमिकल नेम, तो इट इज द विच नेम शोइंग इन रेड कलर, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ, जो छोटू सा आप एटीपी एटीपी चिल्लाते रहते हो ना, उसका केमिकल नेम। 5 6 अमाइनो प्यूरिन एंड आई, ओके, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी ऑक्सोलैंड 2 methoxy हाइड्रोक्सी फॉस्फोरिल ऑक्सी हाइड्रोक्सी फॉस्फोरिल ऑक्सी फॉस्फोनिक एसिड, और बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर अ ग्लिम्स। आगे कौन सी दुनिया आपका वेट कर रही है उसका ग्लिम्स है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट 507.181 डाल्टन, इट मीन्स कि इट इज माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, नाउ व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली लुक लाइक, तो यहां तक की कहानी आप सबको पता है। देखो बेटा, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं क्यों इमेज पे नहीं रुकी, आगे क्यों गई, उसका रीजन होता है। ठीक, आप सीक्वेंस में चलोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आपकी ड्यूटी ये है कि बेटा आज का सीक्वेंस आज ही खत्म कर लेना, अदरवाइज हमारा तो अगला बार आ जाएगा कल फिर। तो यहाँ तक की कहानी सब जानते हो, न्यूक्लियोटाइड है सिंपल, एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या है, एडनाइलिक एसिड है ये, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो क्या हो जाएगा ये एडनाइलिक एसिड, कल बोला था इसलिए टेबल बना लेना। नाउ व्हाट, मोर देन वन फॉस्फेट, मोर देन वन फॉस्फेट एंड इट इज न्यूक्लियोटाइड ना, इसको बैकबोन बनाने की नीड नहीं है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड ही है, दिस इज नॉट द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस एकदम दिमाग में हिट करना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो आप एक फॉस्फेट को यू कैन से एनाइलिक एसिड एंड यू कैन ऑल्सो से इट इज द एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कोर, एएमपी कोर, एएमपी मोनोफॉस्फेट होगा तभी, एक फॉस्फेट मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बेटा, मोनो इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, nucleotide is not called nucleotide if there is no phosphate, phosphate अगर ऐड ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड तो आप कहोगे नहीं, that will become the nucleoside। just look here what I am saying, अगर हम सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ग्रीन ग्रीन मार्किंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट,
Is it nucleoside or is it nucleotide? अगर मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो ये जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिमाग में जाने वाला है, तो इसलिए समझो इसको। न्यूक्लियोसाइड, वेरी गुड, बात खत्म हो गई, अब तुम्हें कभी भी भूलेगा नहीं। दिस इज न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हुआ आपका, एक फॉस्फेट, इट मीन्स कि इट इज एएमपी कोर। अब एएमपी के ऊपर ही बेटा देखो, दूसरा फॉस्फेट अकेले पहले तो आएगा नहीं ना, तीसरा फॉस्फेट पहले तो आएगा नहीं, तो हमेशा एक कोर होगा। जैसे हम कहें कि चलो एक लाइन बनाओ, तो मैं पहले बच्चे को खड़ा कर दूंगी और बोलूंगी बेटा जी इसके पीछे एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाओ। आज जरा नाम और चेहरा याद कर लेते हैं तुम लोग का, ऐसा कहेंगे ना। तो मोनोफॉस्फेट इज कोर, एंड उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ले आओ, एडीपी हो जाएगा, उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ले आओ, एटीपी हो जाएगा। कहाँ आ रहा है रटने का नीड, रटना पड़ेगा क्या। ये क्या हो गया आपका एएमपी। अब देखते जाओ जादू, ये क्या हो गया आपका एडीपी। और कलर चेंज करो बेटा, मेरे को ना कलर चेंज करना, फिगर बनाना, ये सब बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। मैं बड़ी अलग टाइप की बायोलॉजी की टीचर हूँ, इसलिए मैं बहुत पहले से पीपीटी यूज करती हूँ। लोग अब ऑनलाइन के जमाने में पीपीटी यूज करना शुरू किया, मेरा पहले से ये ट्रेंड चल रहा है। तो इट इज एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। जोर से बोलो जय माता दी, सबको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया, मोनोफॉस्फेट से कैसे डाइफॉस्फेट बना और डाइफॉस्फेट से कैसे ट्राइफॉस्फेट बना। ट्राइफॉस्फेट रहेगा तो वो कभी डाइफॉस्फेट नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट हमेशा डाई के बाद बनेगा। ऐसा नहीं कह सकते दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। सुनो, ये और या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगता है जब समझ में आ जाती है तुम लोग। तो केमिकल नेम बिल्कुल भी याद नहीं रखना, लिखने का भी नीड नहीं है, आगे बढ़ जाना, ठीक है। इन एटीपी देयर आर थ्री फॉस्फेट। अरे मेरे बच्चे समझ चुके हैं, चलो अब लिखने वाली बात है। द फर्स्ट फॉस्फेट इज नोन एज अल्फा फॉस्फेट, ये इंफॉर्मेशन लिखो। फर्स्ट फर्स्ट फॉस्फेट कौन सा होगा बच्चा, बताओ तो। ए बी सी, विच वन इज द फर्स्ट फॉस्फेट। फिर से मेरा कोर्स आगे जाएगा, 4 दिन में मेरे को बायोमोलिक्यूल खत्म करना है, अभी हम लोग कहाँ माइक्रोमोलिक्यूल पे बैठे। सी इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। शॉर्ट में फिर से बताओ, अभी आएगा बेटा, फिर से आएगा, ये तो हम अपने उसमें ना हमें कंट्रोल नहीं होता ना, इसलिए पहले बताते हैं, अभी स्लाइड में आएगा, वेट करो। ओके, सी इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो चलो, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज अल्फा फॉस्फेट, आपको क्लियर है। इट इज अटैच टू द फिफ्थ कार्बन। देखो बेटा, दिस इज एनर्जी करेंसी, बोलते हो ना आप, एनर्जी है इसमें। अब वो सोचो कि वो एनर्जी कैसे है। तो एक मैंने बेसिक लेक्चर में तुम्हें बताया था, C6H12O6 जब ग्लूकोज बन रहा है एज ए रिजल्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसके अंदर आपने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, light energy converted into chemical energy. This is the process of photosynthesis. Okay. नाउ क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जब क्रेब्स साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तो इसी केमिकल एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, हाइड्रोलिसिस होगी, पूरी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, क्लियर। और वहां से सब एनर्जी निकाली जा रही है। तो सब एनर्जी नहीं निकलती, कितनी निकलती, कितनी कहाँ जाती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम ये सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। बट आप अभी कोर में ये समझो कि आपने कुछ सेव करके रखा था, और उसको जैसे आप जस्ट सपोज कि एक बलून आप फुला रहे हो, और बलून के अंदर आपने मनपसंद चॉकलेट्स एंड वो थर्माकोल के बॉल्स वो सब डाल दिया, तो नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक
ठीक है, फोड़ने का टाइम आ गया, तो आप क्या करते हो, फोड़ देते हो। फोड़ा तो क्या निकला, उसकी चॉकलेट निकलेगी, उसके थर्माकोल्स निकलेंगे, पूरे फैल जाएंगे, या वट जो आप उसके अंदर डालें। तो वही इस केमिकल एनर्जी को हम तोड़ रहे हैं, और वो एनर्जी के फॉर्म में वी वांट टू से, अब वो बिखर रहा है, ठीक है, आपके चॉकलेट सारे फैल रही हैं, आपके थर्माकोल पूरे घर गंदा हो रहा है, तो अगले दिन मम्मी तो देंगी चपेट बढ़िया से, ठीक, तो चॉकलेट तो आप उठा लेते हो थर्माकोल साफ करने के लिए, मम्मी की आफत आएगी। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे एनर्जी स्प्रेड हो रही है, एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता बेटा, एनर्जी निकली तो वो जाएगी, तो कुछ सराउंडिंग्स में चली जाएगी, और वहां पे सराउंडिंग जो है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, सेल है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन बॉडी ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन, बॉडी, बॉडी के बाहर एनर्जी आ गई, ठीक है, यू फील हीट समटाइम ना, ठीक है, फीवरिश फील होता है, तो अंदर से इंटरनल एनर्जी निकल रही होती है, आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, दैट्स व्हाई यू फील फीवर। खैर अभी मैं उस पर नहीं जा रही, आप इसको समझो कि इस केमिकल एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, जब बॉन्ड, जब जब ये सब बॉन्ड आपस में टूटेंगे, तब तब वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और उन्हीं एनर्जी को फाइनली कन्वर्ट किया गया कुछ एटीपी, ठीक है, सारी एनर्जी नहीं कन्वर्ट, 100% प्रोसेस नहीं है दिस, ठीक है, 100% हम एनर्जी को नहीं वापस गेन कर पाते हैं, तो जो सेव कर लिया हमने दैट इज एटीपी। ओके, तो अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना है, जब आप एडेनोसाइन बोल रहे हो और उस पे फॉस्फेट अटैच किया, तो वहां पे एक बॉन्डिंग बनी है, फिर से सुनो ध्यान से, ये एक बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, जिसके पास बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक, फिर ये एक बॉन्ड है जिसके पास, okay, what I am saying ki whenever any molecule, any element is attached with another molecule or element, it forms a bond, and that bond have certain kind of energy. तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुआ उसके पास बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी होगी, ये एक बॉन्ड एनर्जी होगी, ये एक बॉन्ड एनर्जी है, तो वही आपको पढ़ना है एटीपी मॉलिक्यूल तक। ओके, तो फर्स्ट फॉस्फेट इज अल्फा फॉस्फेट, मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सिर्फ एएमपी रहेगा, इट इज अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोज शुगर बाय नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है सबसे नॉर्मल, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड हैज बॉन्ड एनर्जी। आप एनर्जी मॉलिक्यूल बोल रहे हो ना, तो वो एनर्जी है कहाँ, जैसे लाइट बल्ब आप ऑन करते हो तो बल्ब से लाइट जल रही है, ठीक है, रोशनी आई आपके रूम में, तो उस बल्ब के अंदर एनर्जी है ना, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना, और उसके रिजल्टेंट वहां पे इल्यूमिनेशन हुआ। उसी तरीके से जब आप एटीपी को एनर्जी मॉलिक्यूल बोल रहे हो, तो वो एनर्जी है कहाँ, क्या वहां कोई बल्ब जल रहा है, नहीं, उसके बॉन्ड के अंदर एनर्जी है, ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखना थोड़ा, बॉन्ड एनर्जी इज 3.32 किलो कैलोरी से 4.4 किलो कैलोरी दिया रह सकता है। अब यही मैं आपको बता रही थी उस टाइम, दिस इज अल्फा फॉस्फेट, बीटा, अल्फा बीटा गामा, ओके, तो एक फॉस्फेट एएमपी, दो फॉस्फेट एडीपी, तीन फॉस्फेट एटीपी, सबसे हाई एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी, तो वही आप लिख लो पूरा। The second phosphate is known as beta phosphate. It is connected to the phosphate. Phosphate. First phosphate sugar से attached था, second वाला phosphate से attached होगा, third वाला दो phosphate की chain से attached होगा, with high energy bond. ठीक है? This bond energy is 6.5. देखो आप देख रहे हो 3.4, 3.3, 3.4 पॉइंट्स की रेंज से आप कहाँ पे आ गए 6.5. Then finally you will reach to 8.9. तो आप देख रहे हो एक बॉन्ड एनर्जी की चेंजेस है, दैट्स व्हाई एटीपी को आप हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हो, उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। अब उसके पास तो 8.9 भी है, 6.5 भी है, 3.4 भी है, मोनोफॉस्फेट भी अटैच्ड है वहां पे, दूसरा फॉस्फेट भी अटैच्ड है, तीसरा फॉस्फेट भी अटैच्ड है, तो सारे बॉन्ड एनर्जी आ गए उसके पास, ये वाले बॉन्ड एनर्जी भी है, ये वाली बॉन्ड एनर्जी, ये वाली बॉन्ड एनर्जी भी है, एंड दिस वन टू, समझ रहे हो बच्चा, तो इस तरीके से एनर्जी मॉलिक्यूल हाईली एनर्जाइज्ड हो गया इन केस ऑफ एटीपी। द थर्ड phosphate is known as gamma phosphate. It is connected to the B phosphate, बीटा phosphate हो गए,
बाय हाई एनर्जी बॉन्ड, द बॉन्ड एनर्जी इज 8.9 किलो कैलोरी और 7.3 किलो कैलोरी। रीडिंग अलग अलग जगह अलग अलग बुक में दी रहती है बेटा, इसलिए वहां पे 2 रीडिंग दी है, एक ब्रैकेट में, एक आपको ऐसे दिया हुआ। रेंज इसके आसपास ही आपको रखना है। ऑप्शन में हो सकता है दोनों ना है, 7.4 आ जाए, तो 7.4 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि देखो, दिस इज 3.3, इसको हम ले लेते हैं अराउंड 6.8, दिस वन 6.8, एंड इसको हम ले लेते हैं अराउंड 8.5। तो ये आपको एक रेंज दिख रहा है कि बॉन्ड एनर्जी चेंज हुई है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है, तो एटीपी में आप सब प्लस कर लो, इतनी बॉन्ड एनर्जी उसके पास है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? अब सिर्फ आपको वही है जो आपने अभी बोला था बीच में कि ये वही एटीपी है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। यस बेटा, ये वही एटीपी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं। देखो, और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह सोर्स है, जैसे यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है। बट आप जब मेनली बोलते हो तो मेनली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो मेनली आप बात करते हो कि जो बल्क में आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, एटीपी का फॉर्मेशन मिलता है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अदरवाइज एटीपी की सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होती है, एटीपी की सिंथेसिस साइटोसोल में भी होती है। एटीपी की सिंथेसिस कई डिफरेंट रिएक्शंस में इंटरमीडिएट पाथवे में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्लास्टिड के अंदर भी होता है। बट when you have to choose one option, then it is mitochondria. अब आप एक बार आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये पूरा एक पाथवे है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन को 3 डिफरेंट स्टेज में शो करता है, और एज ए रिजल्टेंट आपको एटीपी करेंसी मिलती है। यहाँ मिली, यहाँ मिली, इसका जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको अपन सबको इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल मिलते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां से वो उनके हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को पंपिंग करते हैं, और वो जैसे आप बॉल को टप्पा मारते हो तो बॉल इस तरीके से धरातल पे आ जाती है धीरे धीरे, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करते जाते हैं, और वहां पे पढ़ेंगे हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन। तो दिस इज जस्ट फॉर अ ग्लिम्स कि एटीपी होता क्या है, एटीपी प्रोड्यूस कहाँ हुआ, एंड एटीपी इज हाई एनर्जाइज्ड न्यूक्लियोटाइड, नथिंग एल्स। न्यूक्लियोटाइड होगा तो बैकग्राउंड में आपको एकदम माइंड में क्लियर रहना चाहिए, इट इज अ phosphorylated nucleoside and it is a chain, it is a molecule formed by the association of adenine nitrogenous base and sugar, राइबोस सुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस नहीं होगी, लिख लिया आपने नोट्स में, एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। इज इट क्लियर? बॉन्डिंग इज अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्फा बीटा गामा। ओके बेटा, अब ये कैसे 36 एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी मिलते हैं, 36 एटीपी मिलते हैं, ये सब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिजियोलॉजी का पोर्शन। ओके बच्चा, क्लियर है? NADH.H से और FADH2 से आइसोलेट किए जाते हैं, ये इन बॉन्ड को ब्रेक करके फिर एटीपी निकाले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके फाइनल डिलीवर करने वाले। तो पढ़ेंगे हम लोग वहां पे डिटेल में इसको। In general, in a cell, there is conversion of ATP to ADP, ADP to ATP. ATP की अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, देखो ATP हाइड्रोलाइज्ड मतलब ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म, ये हम कई बार नाम ऑलरेडी लेते भी रहते हैं, तुम्हें बताएंगे भी, अभी हम लोग देखे हुए भी हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, मैंने तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के टाइम में भी ग्लिम्स दे दिया था, ठीक है? तो यू विल सी देयर कि जो एटीपेस था, जो F1 F0 पार्टिकल मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि एडीपी और पीआई आएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड दे फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपेस चैनल, एटीपी सिंथेस चैनल,
ओके, दोनों अलग अलग होते हैं। तो एटीपी इस चैनल से ये फॉर्मेशन हो रहा है एडीपी प्लस पीआई एंड दे फॉर्म एटीपी। ओके, तो एडीपी और पीआई अगर जुड़ रहे हैं तो एटीपी बन जाएगा। एटीपी अगर हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है तो एडीपी बन जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। फॉस्फेट अकेले रिलीज हो जाएगा ना बेटा, यही चीज तो बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे दोबारा देखो, अगर हम एटीपी को तोड़ रहे हैं और उसमें से एक फॉस्फेट हटाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एडीपी बच जाएगा ना। ये वाला पोर्शन हटा तो क्या रह गया, एडीपी रह गया। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस, वेरी गुड। चलो इसको एटलीस्ट इतना तो खत्म करते हैं, फास्ट चला पढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी इंटू एटीपी। अब देखो बेटा, ये भी मैंने तुम्हें बेसिक्स बायोलॉजी में पढ़ा दिया था। एंडरगोनिक रिएक्शन, एक्सरगोनिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अंदर अंदर एनर्जी बढ़ रही है तो दैट इज एंडरगोनिक रिएक्शन। अब जब आप एडीपी पे एटीपी बना दिए, मतलब एक फॉस्फेट और ऐड किए, तो आप पे अप्रोक्सीमेटली 8.5 किलो कैलोरी की एनर्जी बढ़ा दी आपने उस मॉलिक्यूल में। यही तो पढ़ रहे थे अभी अपन, बॉन्ड एनर्जी देखे तो दैट रिएक्शन इज एंडरगोनिक रिएक्शन। ओके, और रिलीज हो रहा, जब एटीपी से एडीपी बना है, जब एटीपी से एडीपी बना है तो ये बॉन्ड एनर्जी ब्रेक डाउन हुई होगी। तो एटीपी की एनर्जी इज हायर देन द प्रोडक्ट एनर्जी। इस रिएक्शन में एडीपी प्रोडक्ट है, इस साइड रिएक्शन चला तो एटीपी प्रोडक्ट है। बहुत पेशेंस के साथ समझो, हमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। एक ही रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर दोनों साइड में चल सकती है तो इधर के साइड जब चलेगी तो ये प्रोडक्ट है, इधर के साइड जब चलेगी तो ये प्रोडक्ट है। ओके, तो एक में एनर्जी बढ़ेगी, एक में एनर्जी कम होगी। एक में एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एंडरगोनिक रिएक्शन। एक में एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी बॉन्ड टूटा है तो एक्सरगोनिक रिएक्शन, बाहर एनर्जी निकली है। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सरगोनिक, एंडोर्गोनिक। क्लियर? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज स्टोर्ड, क्यों? क्योंकि ऐड हुई थी। The conversion of ATP into ADP is exergonic reaction. In this process, the energy is released. Energy निकल जाएगी, एक फॉस्फेट टूट रहा है, अलग हो रहा है। Both this process occurs with the help of enzyme ATPase. वो छोटा मोटा एंजाइम नहीं है, this is a complex enzyme. इसकी अलग से बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है आपको पूरा हायर बुक में। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एटीपीज को बियर करता है और अलग अलग कंडीशन में परफॉर्म करता है। सॉरी, इज इट क्लियर? क्लियर है? तब आप ग्राफिकल वे देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, मतलब ये एडीपी रहा होगा और ये एटीपी है। देखो, रिएक्शन, रिएक्टेंट जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और प्रोडक्ट जिसकी जो प्रोडक्ट बना है, ये एनर्जी का लेवल है, इससे हायर एनर्जी पे चला गया ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बढ़ रहा है तो ये हायर होता है। इतना ग्राफ तो आपको समझ में आता होगा ना, ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, ये कम की तरफ आएगा तो डिक्रीजिंग पॉइंट होता है। ओके, देन रिएक्शन इज, सिस्टम इज एंडरगोनिक। आई बात समझ में? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से लो है। ये था रिएक्शन स्टार्ट होने का एनर्जी रिलीज लेवल, एंड उससे लो चला गया, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है। तो रिएक्शन इज एक्सरगोनिक रिएक्शन, सिस्टम इज एक्सोथर्मिक सिस्टम। तो इस केस में एनर्जी रिलीज हुई है, इस केस में एनर्जी ऐड हुई है या स्टोर हुई है या सप्लाई हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और मुझे बता दो, इज इट क्लियर और नॉट? एंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक, थर्मोडायनेमिक्स में आपको इतना काम आएगा ना, ये देखना।
इज इट क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह नेचर में ट्रूथ है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना बहुत इंटरेस्ट है, वो चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इज इट क्लियर? चलो सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एटीपी एग्जिस्ट इन द सेल मोस्टली इन अ कॉम्प्लेक्स विद मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन 2++ होता है। The total amount of ATP in the human body is about 0.1 mole. आपको पता है आपका ब्रेन जितना इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर रहा है ना एक टाइम में, उससे अगर सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो आपके ब्रेन में जितना चीज चल रहा है ना, उससे भी आप एक लाइट, एक बल्ब को जला सकते। इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपके खुद के बॉडी के अंदर ब्रेन में जनरेट होती है। उसी तरीके से यहाँ पे एक, ये तो हम ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे, फैक्ट बता रहे। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एटीपी इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 0.1 मोल। At any given time, the total amount of ATP plus ADP remains fairly constant. ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ रही है बताओ, कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये लाइन तुम बताओ मुझे। किसको समझ में आ रही है ये लाइन? At any given time, the total amount of ATP plus ADP remains fairly constant. Are you getting that statement? इस ग्राफ को देखो और सोचो, समझ में आ रही है ये लाइन? बेटा A कन्वर्ट हो रहा है B में, B कन्वर्ट हो रहा है A में, तो किसी भी टाइम आप देखोगे A प्लस B का अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगा ना। या तो वो A के फॉर्म में है, या तो वो B के फॉर्म में, या तो वो ATP है, या तो वो ADP है। तो क्या कहना चाहता है ये, कि किसी भी टाइम में जब आप पूरा टोटल अमाउंट देखोगे ATP और ADP का, इट शुड बी नियर बाय कांस्टेंट, इक्विवेलेंट होंगे वो। समझ में आई बात? एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो एडीपी बनेगा, एडीपी ज्वाइन कर रहा होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ तो एटीपी बनेगा। इन दोनों फॉर्म में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो दोनों का प्लस कांस्टेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा गया था लॉजिकली। मतलब पहले आपके असर्शन एंड रीजन करके क्वेश्चंस के सेट होते थे जो हट गए लास्ट ईयर से। ओके, हट नहीं गया ऐसा नहीं कह सकते, अब देखते हैं इस साल आते हैं या नहीं आते। उस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता था, तो एक असर्शन होता था, दूसरा उसका रीजन होता था। तो assertion क्या हो जाएगा, they are the total amount of ATP and ADP remains fairly constant. This is a statement. इसका reason आपसे पूछा जाएगा, तो reason is either there is exothermic reaction or endothermic reaction, either formation of ATP or breakdown of ADP takes place. That's why the total amount of ATP and ADP remains fairly constant. Okay बेटा? ये कहानी खत्म हो गई अपनी। एटीपी कंप्लीट, माइक्रोमोलिक्यूल कंप्लीट, एटीपी कंप्लीट। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? अमाइनो एसिड देख लिया, लिपिड देख लिया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड देख लिया, एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड देख लिया। ओके यस, माइक्रोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप कल रिवाइज करना। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पॉलीसेक्राइड का, सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल का दे देती हूँ आपको, ताकि आप एक फॉर्म में आ जाओ और मंडे से अपन मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करें। ठीक है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज। क्यों क्यों ये दे रही हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब बेसिस आपने माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के पढ़े, तो ये पॉइंट्स आपने कवर कर रखे हैं। Macromolecules are large-sized complex molecules having high molecular weight. Theoretically, it is more than 1000 Dalton. Okay. Experimentally, it is more than 10,000 Dalton.
कहाँ पे आएंगे ये? रेटेंटेट में आएंगे। जब आप ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ट्रीटमेंट किया आपने, मोटर एंड पेस्टल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, चीज क्लॉथ से फिल्टर किया था, तो देयर इज वन इज फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो एसिड सॉल्युबल पूल था, एसिड सॉल्युबल पूल था, एंड देयर इज retentate, retentate which is acid insoluble. So now we are talking about the insoluble pool. We are going to talk about the retentate. Okay, these are generally insoluble, तभी तो वहां पे मिला बेटा. These are the polymer of micromolecule. माइक्रोमोलिक्यूल क्या है? ये आपके पर्ल है. मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? ये आपकी नेकलेस है. सिंपल सी बात. तो किससे बनेगी ये? मोतियों की माला मैम को पसंद है, मोतियों की माला बनाती रहती है, तो मोतियों की माला होगी. तो मोती आपने पढ़ लिए, उनको आपने जोड़ना है, का बॉन्ड पता है आपको, बस अब वो कितना जुड़ेंगे, कितने स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, कौन सी मोती, कितनी कहानी आपको पढ़नी है. ओके. इन सेल 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिपिड को कभी यहाँ नहीं लाओगे. पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, हार्मोन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं. परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी. ठीक है. पॉलीसेक्राइड अपने आप में रेंज है. न्यूक्लिक एसिड के 2 ही टाइप है बेटा, एदर डीएनए और आरएनए. आरएनए के फिर से टाइप्स हो जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. आर एम टी देखा हुआ है तुमने. राइबोसोम, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए. इज इट क्लियर? तो इनको आपको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा. एनसीईआरटी से पैराग्राफ को मैं रिवाइज करा, मतलब कवर कर दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे. देयर इज वन फीचर, देखो एनसीईआरटी अपना ओपन करो. देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 Dalton approximately. MCQ है. The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound, that is protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid. Organic compound बोला बेटा, not micromolecule and macromolecule. These classes of compound, with the exception of lipid, marking करना मेरे साथ साथ, फास्ट हो तो रोक लो मुझे. Exception of lipid have molecular weights in the range of 10,000 Dalton and above. ये भी पढ़ा हुआ है आपका. For this very reason, biomolecules, that is chemical compound found in living organisms, are of 2 types. One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as micromolecule. ये भी पढ़ी हुई स्टेटमेंट है. Or simply biomolecules. While those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecule except lipid. लिखा होगा आगे. The molecules in the insoluble fraction with the exception, देखो यही लिखा है, of lipids are polymeric substance. लिपिड की रेंज मैंने कितनी बताई? 24 कार्बन तक आप जा सकते हो. ठीक है. 18 कार्बन तक आप थ्योरी में लिखा हुआ है, 24 कार्बन तक आप जा सकते हो. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? इसका रीजन हम बता चुके हैं, तुम बताओ अब. लिपिड्स आर एंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट. क्या रीजन है बेटा इसका? क्योंकि वो इंसॉल्युबल है. ओके. कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट also arranged into structure like cell membrane and other membrane. Other membrane कहाँ है? Nuclear membrane, mitochondrial membrane, plastidial membrane, Golgi complex membrane, ER membrane, lysosomal membrane. Wherever you talk about the membrane, there is lipid. ठीक है. Even vacuole, central vacuole, tonoplast membrane, that also contain the lipid. When we grind a tissue, ग्राइंडर से
टिश्यू को ग्राइंड किया, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, यस, तभी तो एक्सपेरिमेंट किया था हमने। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है। देयरफॉर, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये हाईलाइट कर लेना पॉइंट। एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, अच्छा ये सेंटेंस खत्म हो गया, इसलिए वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिल रहा है एंड लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ये आपको ध्यान रखना है। It is in retention just because of it is insoluble in water. That's why it is present in retention. Otherwise जो molecular weight है इसका, उसके according ये transport कर जाता है, acid soluble pool में आ जाता है. The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together, they represent the entire chemical composition of living tissue and organisms. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organisms. ये सब आपने देख रखा है already. ठीक है, तो ये आप लोगों ने, मैंने पहले स्टार्टिंग में एक बार आपको दिखाया था. वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस. परसेंटेज दिया हुआ है ऑफ द टोटल सेलुलर मास. तो सबसे हाई अमाउंट में वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है. दैट्स व्हाई आप साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन. कोई इसमें बहुत नई चीज नहीं थी बेटा, ये आप इतना एक रीड करके, एक स्टडी करके, देन हम लोग मंडे को मिलते हैं. मंडे को स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर से, मतलब पॉलीसैकेराइड से. अभी बताओ मुझे जरा, आज के लेक्चर की चीजें समझ में आई? इट नीडेड टू बी रिवाइज बेटा, रिवीजन तो मस्ट है. बायोमोलिक्यूल एक टफ चैप्टर में है और मैं कोई कंफर्ट जोन में आपको रखूंगी नहीं, इसलिए मैंने टफ ही चैप्टर आपको स्टार्ट ही किया है. सेल और बायोमोलिक्यूल से ही मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट इज गुड. समझ में आना चाहिए, मेन जरूरी है कि आपको समझ में. सोनी बेटा मैं आपको एक बार इमेज दिखा देती हूँ, सभी देख लो. इस तरीके से होगा. जब एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज आपको दिखेगा तो देयर शुड बी मिरर इमेज, मिरर इमेज रहेंगे. ओके, लीनियर फॉर्म को आप देखो ध्यान से, एंड लीनियर फॉर्म को उसके बाद आप कन्वर्ट करके देखोगे तो उस तरीके से ही स्ट्रक्चर दिखेगा. कन्वर्ट करोगे आप, साइकिल में कंप्लीट करोगे. बट मोस्टली जो होते हैं वो डी ग्लूकोज होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको. लिविंग सिस्टम में डी ग्लूकोज. चलो बाय बाय, टेक केयर. क्वेश्चंस, डाउट्स सब शेयर कर दो. तो मंडे मेन लेक्चर के अलावा आधे घंटा या 15 मिनट एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे डाउट्स को. एंड जस्ट पैकअप करो बेटा, सेल चैप्टर को पैकअप करो, तब फुल फ्लेश एकदम बायोमोलिक्यूल पे फोकस कर पाओ. चलो बाय बाय, टेक केयर.